अम्फान बुधवार को पश्चिम बंगाल और ओडिशा पर कहर ढा सकता है। 18 मई को चक्रवात अपना विकराल रूप धारण कर चुका है, यानी कल। और फिलहाल समुद्र में 250 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास इस रफ्तार से तेज हवाएं चल रही है। सरकार ने इसके लिए एहतियात बरतते हुए एनडीआरएफ की 27 टीमें तैनात कर दी हैं। कि अम्फान एक सुपर साइक्लोन है। मैं आपको ये जानकारी दूं कि 1999 के बाद जितना साइक्लोन बने हैं बे ऑफ बंगाल में, ये सबसे इंटेंस साइक्लोन रहा है। सुपर साइक्लोन के बाद ये सेकेंड सुपर साइक्लोन है 99 के बाद। ये सुपर साइक्लोन को अभी मॉनिटरिंग के लिए हम सभी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूटिलाइज कर रहे हैं। और कल रात से ये सुपर साइक्लोन विशाखापट्टनम की हमारा जो डॉप्लर वेदर रडार है, ये मॉनिटरिंग हो रहा है। मूल बात यह है कि जब लैंडफॉल होगा वो कल किसी वक्त दिन में, तो वो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में होगा, जो कि फोनी साइक्लोन के बराबर है। तो इसलिए इसकी मारक क्षमता, घातक क्षमता बनी हुई है और तैयारी उसी के अनुसार मुकम्मल होना चाहिए। अब मैं अपने प्रेजेंटेशन पे आता हूं, जिसमें बाकी तैयारियों के बारे में जिक्र है। जैसा कि विदित है, इस पर बहुत मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, लगातार पल पल खबर लेने की ज़रूरत है। वो किया जा रहा है एनडीआरएफ हेडक्वार्टर के द्वारा और अन्य एजेंसियों के द्वारा। अभी फ़िलहाल 15 टीम उड़ीसा में हैं, जो कि डिप्लॉयड हैं और ज़मीन पर काम शुरू कर चुकी हैं, अवेयरनेस ड्राइव का, कम्युनिकेशन का और इवैक्यूएशन का। 19 टीमें वेस्ट बंगाल में ग्राउंड पर हैं और 2 टीमें वेस्ट बंगाल में रिजर्व में हैं। इस तरह 41 टीमों का टोटल डिप्लॉयमेंट दोनों राज्य मिलाकर है, अगर रिजर्व को भी हम लोग मान लें। सभी के पास वायरलेस और सैटेलाइट कम्युनिकेशन है और क्विक डिप्लॉयमेंट एंटेना है। अगर पूरा कम्युनिकेशन ठप भी हो जाता है, तब भी वो एनडीआरएफ हेडक्वार्टर के संपर्क में रहेंगे और वहां पर कम्युनिकेशन सेटअप कर सकते हैं लोकल एजेंसीज के लिए। तो बंगाल की खाड़ी में एक सुपर साइक्लोन जो तैयार हो चुका है, वो तट की तरफ बढ़ रहा है और इसको लेकर जो आशंकाएं हैं उसके लिए तैयारियां भी है। हमारे साथ हमारी संवाददाता आशिका सिंह जुड़ चुकी हैं कोलकाता से। आशिका, ये बताइए ग्राउंड पे क्या हालात है, किस तरह की आशंका लोगों के मन में है और क्या तैयारियां हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो जो तटीय इलाके हैं पश्चिम बंगाल के, वहां से करीब 3 लाख लोगों को उनके घरों से निकाल करके सुरक्षित जगहों पर लाया गया है। जो कच्चे मकान में रह रहे थे, विशेष तौर पर उनको वहां से हटाया गया है। इसके अलावा बात करें तो एनडीआरएफ की टीमें सभी जगह मौजूद हैं। सबसे ज्यादा असर इसका जो है वो दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और पूर्व मिदनापुर, ये 3 जो जिले हैं इसमें देखा जाएगा। दक्षिण 24 परगना पर और भी ज्यादा विशेष तौर पर, क्योंकि लैंडफॉल जो कल दोपहर के आसपास होने की संभावना है। ये जो सुंदरबन इलाका है दक्षिण 24 परगना का, वहां पर माना जा रहा है कि लैंडफॉल होगा और तभी जो है उसके बाद सबसे ज्यादा तेज हवाएं होंगी और 185 किलोमीटर की रफ्तार से भी जो गशिंग विंड्स हैं वो चल सकती हैं। तो इससे जाहिर है कि जो वहां पर इलाके हैं वहां पर डैमेज काफी होगा। इसीलिए जो मकान जिनके कमजोर हैं, जो कच्चे मकानों में रह रहे हैं, उन सभी को निकाल करके लाया गया है। मुख्यमंत्री स्वयं जो सचिवालय है वहां पर कंट्रोल रूम में बैठ करके निरीक्षण कर रही हैं। कल सुबह से ही वो कंट्रोल रूम में मौजूद होंगी। डीएम और एसपी के साथ उन्होंने मीटिंग की है और सभी जो लोग वहां पे फंसे हैं उनके लिए जो विशेष तौर पर खाने वगैरह के पैकेट भी तैयार किए गए हैं। आशिका, एक बात और बताइए कि ये जो लैंडफॉल होगा, तो लैंडफॉल के बाद से या उसके पहले से जो एहतियात हम बरत रहे हैं, तो ये तूफान कितनी देर तक जो है संकट क्रिएट करेगा? और दूसरी बात ये है कि बंगाल और उड़ीसा के जो तटीय इलाके हैं उसके अलावा दूर तक इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं?
जी फिलहाल तो ये जब लैंडफॉल यानी जब ये तूफान जमीन से टकराएगा इसकी तीव्रता सबसे ज्यादा होगी। इसके आगे जैसे जैसे बढ़ेगा इसकी जो गति है वो थोड़ी धीमी होती जाएगी, रफ्तार धीमी होती जाएगी। कोलकाता तक पहुंचते पहुंचते ये हवाएं जो हैं वो 100 से लेकर के 120-130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी और लगभग कल दोपहर से लेकर के कल रात भर और अगले दिन सुबह तक ये तूफान जो है पूरी तरह से तब तक ही गुजर पाएगा और माना जा रहा है कि आगे ये बांग्लादेश की ओर रुख करेगा। और इस दौरान विशेष तौर पर ये कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से कि आई ऑफ स्टॉर्म, जब ये आई ऑफ स्टॉर्म के नीचे लोग पड़ेंगे यानी कि तब जो हवाएं रुक जाएंगी उस समय लोग घरों से बाहर ना निकलें और ये ना समझ लें कि तूफान खत्म हो गया है, उसके बाद भी पीछे उतना ही तूफान या उतनी ही आपदा बाकी रहेगी जितना कि आई ऑफ स्टॉर्म के पहले देखा गया है। तो जब तक मौसम विभाग की तरफ से गो अहेड ना मिले लोग घरों से बाहर ना निकले। बहुत बहुत शुक्रिया आशिका इस तमाम जानकारी के लिए। तो तूफान जो है वो बढ़ चला है बहुत तेज़ी से बंगाल की खाड़ी से निकलकर और पश्चिम बंगाल के पास सुंदरबन डेल्टा के पास माना जा रहा है कि ये तट से टकराएगा और जब ये तट से टकराएगा तो उसके 24 घंटे तक ऐसा अनुमान है कि ये काफ़ी तबाही कर सकता है। और एक जो विशेष अलर्ट हमारी संवाददाता ने अपने तरफ से बताया, जो उन्हें जानकारी मिली उसके आधार पर, कि तूफान के आई से बिल्कुल ही गफलत में ना आए, यानी बीच में एक ऐसा मौका आ सकता है जब हवाएं मध्यम पड़ जाए लेकिन तब घरों से ना निकले। वैसे इसका असर उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं असम, मेघालय वगैरह तक भी इसका असर जाएगा तेज़ हवाओं और बारिश के तौर पर। तो अगले जो 48 घंटे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और कल दोपहर के बाद से इसकी असली तस्वीर सामने आ सकती है। और अब बढ़ते हैं कोरोना और लॉकडाउन की खबरों की तरफ। आज मुंबई के बांद्रा टर्मिनस के बाहर एक बार फिर घर लौटने के लिए श्रमिकों की भीड़ जमा हो गई। लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को पूरी तरह अनदेखा करते हुए भारी संख्या में भीड़ की शक्ल में इकट्ठा हो गए। हमें खबर मिल रही है कि इस बार भी घर ले जाने की अफवाहों की वजह से बांद्रा टर्मिनस पर लोग पहुंचे। बांद्रा ही नहीं, सीएसटी टर्मिनस पर भी मजदूरों की कतार लग गई। इसके अलावा आज महाराष्ट्र ने लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। डिटेल के लिए बात करते हैं संवाददाता विवेक गुप्ता से। विवेक, ये बताइए कि क्या बड़े परिवर्तन मुंबई को लेकर किए गए हैं और पूरे महाराष्ट्र को लेकर लॉकडाउन के नियमों में? मनोज, देखिए सबसे पहले मैं आपको बांद्रा वाला इंसिडेंट और अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आज सुबह 10 बजे के आसपास एक बांद्रा टर्मिनस से पूर्णिया जो बिहार में है वो ट्रेन के लिए चलाई जा रही थी, जिसमें से 1500 जो रजिस्टर्ड लेबर्स है उनको बुलाया गया था। लेकिन जो 1500 जो लेबर्स है उन्होंने दूसरों को जानकारी दी कि ट्रेनें चल रही हैं, तो उसी आनंद फानन में 1500 की बजाय वहाँ पर 5000 से ज़्यादा लोग मौजूद हो गए थे, जहाँ पर आनंद फानन में काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होने की सिचुएशन हो गई थी। लेकिन समय रहते हुए मुंबई पुलिस वहाँ पहुँची और पूरी पुलिस ने पूरे सिचुएशन को कंट्रोल किया। और दूसरी तरफ अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में 30,000 से ज़्यादा मामले हो चुके हैं और 20,000 सिर्फ मुंबई में है। और सीएसटी के ऐसा स्टेशन है सेंट्रल रेलवे का जहाँ पर लगातार ट्रेनें चलाई जा रही हैं और ट्रेनें चलाने के बाद वेस्टर्न रेलवे ने भी लगातार ट्रेनें चलाई हैं। मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा कि वेस्टर्न रेलवे से तकरीबन 250 से ज़्यादा ट्रेनें चलाई जा चुकी है। यूपी, बिहार और दूसरे राज्यों के लिए लगभग 8.5 लाख मजदूर सिर्फ वेस्टर्न रेलवे से गए हैं। सेंट्रल रेलवे के काम पर आपको मैं बताऊँ तो 250 से ज़्यादा सेंट्रल रेलवे ने ट्रेनें चलाई हैं, जिसमें से लगभग 3 लाख लोग जो श्रमिक हैं वो अपने प्रदेश और अपने गांव पहुंच चुके हैं। और मैं आपको ताज़ा तस्वीरें दिखाना चाहूँगा मनोज। इस समय हम मुंबई के दिल्ली मुंबई हाईवे पे खड़े हैं और देखिए किस तरीके से जो मजदूर हैं वो अभी भी बसों के इंतज़ार में यहाँ पर घंटों से बैठे हुए हैं। और मुंबई पुलिस ने यहाँ पर बाकायदा सूचना कर दी कि बसेस जो हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं, आज के लिए कोई भी मजदूर यहाँ पर नहीं बैठेगा। उसके बावजूद भी देखिए किस तरीके से जो मजदूर हैं घंटों बैठे हुए हैं अपने इंतज़ार में कि कब उनका नंबर आएगा, किस तरीके से वो अपने गांव तक या यूपी, बिहार जो एमपी है वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हालांकि भीड़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थी। पुलिस ने अभी अनाउंसमेंट किया है कि जो लोग हैं वो अपने अपने घर चले जाएं, क्योंकि जो बसेस हैं, जो सप्लाई है वो बंद हो चुकी हैं। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन है वही सिर्फ यहाँ पर मौके पर रहेंगे, बाकी सब लोग चले जाएँ। लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद लोगों को है कि शायद कोई बस या 1-2 बस उनके पास ज़रूर आएंगे। देखिए एक एक जत्थे, एक एक ग्रुप में लोग बैठे हुए हैं और किस तरह से मैं आपको
तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं मनोज, अपने अपने कंधों पर घर का सामान लिए हुए चले जा रहे हैं, बस इसी उम्मीद में कि उन्हें किसी तरह गांव पहुंचना है, अपने घर पहुंचना है। मुंबई पुलिस जो थाने पुलिस से लगातार अनाउंसमेंट कर रही है कि कोई रुके नहीं यहाँ पर, क्योंकि जो बसेस की सप्लाई है वो आज के लिए बंद कर दी गई है। लेकिन तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा आपको समझ सकती है कि ज़मीनी हकीकत, पिछले 50 दिन से ज़्यादा लॉकडाउन समय हो चुका है, लेकिन मुंबई और आसपास में जो लोग हैं, जो लेबर क्लास है, जो माइग्रेंट्स हैं, जो मेहनत करते हैं, उनकी मजबूरी आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा किस तरीके से जो उम्मीद भरे लोग थे कि यहाँ पे पहुंचे थे कि शायद उन्हें कोई बस मिलेगी, बस के जरिए वो बॉर्डर तक पहुंचेंगे, बॉर्डर के बाद किसी भी रास्ते से, ट्रक से या फिर दूसरे साधन से वहाँ तक पहुंचेंगे। दूसरी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए पुलिस ने बाकायदा यहाँ पे बैरिकेडिंग्स लगा दी हैं। बैरिकेडिंग लगाने के बावजूद भी उस तरफ कई लोग माइग्रेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, इसी उम्मीद में कि शायद कोई उन्हें अनाउंसमेंट होगी, कोई अच्छी खबर उनके पास आएगी कि उनकी जो बसेज हैं और जो दूसरी जो सुविधाएं हैं वो शुरू की जाए ताकि वो अपने घर पहुंच सकें। तो ये तस्वीरें हैं कि देखिए काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक है कि 50 दिन लॉकडाउन के होने के बावजूद भी जो माइग्रेंट्स हैं, जो लेबर हैं, वो अपने घर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे ने काफ़ी ट्रेनें चलाई, लगभग 10 लाख से ज़्यादा जो प्रवासी हैं वो अपनी जगह पर पहुँच चुके हैं। लेकिन मुंबई एक ऐसा सेंटर है और मुंबई के आसपास एक ऐसा सेंटर है यहाँ पर लेबर क्लास और माइग्रेंट्स क्लास काफ़ी बड़ी संख्या में होते हैं। अगर हम मुंबई की बात करें तो मैक्सिमम टैक्सी वाले, ऑटो वाले जो होते हैं वो नॉर्थ इंडियन होते हैं। जो कंस्ट्रक्शन वर्क में जो लेबर काम करते हैं वो नॉर्थ इंडियन होते हैं। तो जो लोग यहाँ पे आते हैं एक सपना देख के आते हैं कि मुंबई में आएंगे, पैसा कमाएंगे, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से पिछले 2 महीने से इनके पास पैसे सारे खत्म हो गए, रहने को जगह नहीं है, मकान मालिक लगातार किराए मांग रहा है, इनके पास पैसे के नाम पर कुछ भी नहीं बचा है। तो आखिरी ऑप्शन यही बचता है कि किसी तरह अपने गाँव जाएँ, अपने बच्चों को बचाएं, अपने आप को बचाएं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो इन्हें खाना मिलता है यहाँ पर जी, खाना मिलता है, खाना किसी तरह खाते हैं, यहीं पे रहते हैं और यहीं पर वो इसी उम्मीद में कल सुबह फिर से आएंगे मनोज, इसी उम्मीद में कि काश कोई बस इन्हें यहाँ पर सरकारी बस तो मिले। इनकी बड़ी समस्या है माइग्रेंट लेबर्स की, और ये लगातार सड़कों पर ऐसा लगता है कि इनकी संख्या बढ़ रही है। बहरहाल विवेक, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज कुछ बड़े परिवर्तन हुए हैं महाराष्ट्र में लॉकडाउन की गाइडलाइंस को लेकर, शराब की होम डिलीवरी को लेकर, इसके बारे में क्या जानकारी आपके पास? देखिए मनोज, आपको बताना चाहेंगे जो गाइडलाइंस है लॉकडाउन 4 में जो की गई हैं कि रेड जोन में कोई भी जो चेंजेस है वो नहीं होंगे। जो चेंजेस होंगे वो ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में होंगे। जहाँ तक लिकर शॉप और वाइन शॉप की बात है तो आपको बताना चाहेंगे कि मुंबई के आसपास जो आउटर मुंबई, अगर हम पालघर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, थाने ग्रामीण की बात करें, वहाँ पर जो लिकर है वाइन शॉप शुरू कर दिए गए हैं। लेकिन मुंबई रेड जोन होने के नाते अभी भी सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग, यानी कि जो कस्टमर के पास बाकायदा वाइन शॉप जो लिकर के लाइसेंस है वही उस वाइन शॉप से ऑर्डर कर सकता है। लेकिन कुछ कंडीशन जरूर रखी गई हैं कि जो भी वाइन शॉप ऑर्डर किए जाएंगे और जो देने आएगा वो बाकायदा मास्क पहनेगा, ग्लव्स पहनेगा, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करेगा। और कहाँ से मैंने आपको बताया था ग्रीन जोन में ये शुरू कर दिया गया। जो 50% जो फैक्ट्रीज हैं या 50% जो ऑफिस हैं वो शुरू कर दिए गए हैं। लेकिन रेड जोन में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं किए गए। जो लॉकडाउन 3 में थे उसी तरह से जो रूल, जो गाइडलाइंस है वो लॉकडाउन 4 में भी रहेंगे। आपको बताना चाहेंगे जो रेड जोन है वो मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड़, मालेगांव, ठाणे और नासिक, ये कुछ ऐसे रेड जोन हैं जहां पर बिल्कुल भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक, ये तमाम जानकारी देने के लिए। मुंबई इस वक्त पूरे देश की नज़र में है क्योंकि मुंबई की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं और लगातार जो है नंबर ऑफ पेशेंट्स, जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स, वो लगातार बढ़ रहा है और काफ़ी चिंता भी बढ़ रही है इसके साथ साथ। और अब बात करते हैं पूरे देश की। भारत में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है, ये सूचना आपको मिल चुकी होगी। पिछले 24 घंटों में 5000 के करीब नए मामले जुड़े हैं। बस राहत की बात यह है कि देश में रिकवरी रेट पहले से ज़्यादा बेहतर हुई है। रिकवरी रेट 38.73% तक चली गई है। करीब 39,000 लोग ठीक होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। इस बीच लॉकडाउन 4 में कुछ रियायतें दी जा रही हैं और बाजारों को खोलने को लेकर गाइडलाइंस भी आ रही हैं। सभी पहलुओं पर डिटेल लेते हैं संवाददाता दीपाली नंदा से। दीपाली, बताइए इस वक्त की बड़ी खबरें और बड़े अपडेट्स क्या हैं आपके पास?
पिछले 2 महीने का देखा जाए तो पिछले 2 महीने का पूरा लबोलबाब ये है कि अब देश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1 लाख से ऊपर जा चुकी है। काफी चिंता की बात है जिस तरह से आपने सारे नंबर हमारे दर्शकों को बताए, लेकिन सरकार क्या कर रही है, उसकी तरफ से क्या नए कदम उठाए जा रहे हैं, मैं इसके बारे में जानकारी देती हूँ। जिस तरह से रेलवे का सबसे पहले एक बड़ा अपडेट मैं देना चाहूँ कि हमारी सहयोगी मुंबई में से बता रही थी कि जिस राज्य में ट्रेन जा रही है वहां के राज्य की परमिशन लेना रेलवे को जरूरी किया गया था। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अब ये बड़ा बदलाव किया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से, जिसमें इस बात को मेंशन किया गया है कि अब रेलवे को जिस राज्य के लिए ट्रेन को भेजा जा रहा है वहां की राज्य सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि हम देख रहे हैं कि लाखों की तादाद में देश भर में प्रवासी मजदूर परेशान है और अभी भी कई राज्य सरकारें ऐसी हैं जो उन्हें वापस अपने राज्य बुलाने में हिचकिचा रही है, जैसे कि पश्चिम बंगाल। रेलवे और गृह मंत्रालय की तरफ से कई बार पश्चिम बंगाल को कहने के बाद वहां से अनुमति दी गई। तो इस तरह की स्थिति अब आगे ना देखी जाए, इसलिए गृह मंत्रालय ने अपना पुराना सर्कुलर जो कि 1 मई को जारी किया गया था उसको वापस ले लिया है और एक नया निर्देश जारी किया गया है कि अब गृह मंत्रालय और रेल मंत्रालय मिलकर यह तय करेगा कि किस राज्य के लिए कब नई ट्रेन श्रमिक स्पेशल के तौर पर चलाई जानी है। तो ये बड़ा बदलाव है जो गृह मंत्रालय की तरफ से किया गया है श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के लिहाज से। दूसरा अपडेट मैं देना चाहूंगी जो कि ICMR की तरफ से है। इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ रिसर्च ने एक नया बदलाव किया है टेस्टिंग की रणनीति को लेकर। अब फोकस यही किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग की जाए, क्योंकि अभी भी देश भर में जितने भी मामले आ रहे हैं उसमें 70 से 75 एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं। तो ऐसी स्थिति को बदलने के लिए ICMR ने अब जो नए नियम ऐड किए हैं उसके मुताबिक पहला नियम यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर पिछले 14 दिनों में विदेश की यात्रा करके आया हो और उसमें सर्दी खांसी जुकाम जैसे लक्षण हो उनका टेस्ट किया जाएगा। दूसरा जो नया नियम है इसमें जो शामिल किया गया है वो ये कि अगर कोई भी पेशेंट लैब में टेस्ट कराने गया है और वो पॉजिटिव पाया जाता है तो लैब में उस पेशेंट के संपर्क में जितने भी लोग आए हैं अब उन सबका टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा चाहे वो निजी अस्पताल हो या फिर सरकारी हॉस्पिटल्स हो, कोई भी इमरजेंसी या ICU में पेशेंट एडमिट है उन सबका कोविड-19 टेस्ट किया जाएगा। और साथ ही साथ कंटेनमेंट जोन में जो स्वास्थ्य कर्मी मौजूद हैं जो लगातार वहां पर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं अब उनका भी कोविड-19 टेस्ट किया जाएगा। तो ये बड़ा बदलाव है जो कोविड-19 के टेस्टिंग नियमों में किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली, पूरे देश का अपडेट बताने के लिए और नए नियम बताने के लिए किस तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है। फिलहाल यहाँ हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के तुरंत बाद हम वापस आते हैं। खबरें अभी और भी है, मार्केट की खबरें भी बाकी है, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। और अब एक नजर आज के बाजार पर डाल लेते हैं, जहां गैप अप ओपनिंग के साथ शुरुआत हुई, लेकिन बाजार दिन भर की बढ़त थामे रखने में नाकामयाब रहा। निफ्टी 56 अंकों की बढ़त लेकर 8880 के करीब बंद हुआ है। वहीं निफ्टी बैंक सारी बढ़त गंवाकर लाल निशान में बंद हुआ है। एयर ट्रैवल कब से शुरू होगा ये साफ नहीं है, लेकिन 31 मई के बाद के हवाई टिकट बेचे जा रहे हैं। एयरलाइंस का कहना है कि सरकार ने बुकिंग रोकने के लिए कोई आदेश नहीं दिया है। वहीं DGCA का कहना है कि बुकिंग दोबारा शुरू करने जैसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है। लेकिन इसमें पते की बात यह है कि अगर आपने टिकट बुक कराया और लॉकडाउन बढ़ने की वजह से यात्रा नहीं कर पाए तो नुकसान आपका होगा। इसलिए इस खबर को ठीक से समझते हैं रोहन सिंह से। रोहन, ये बताइए पूरा मामला क्या है? जी, इस वक्त ना तो DGCA की तरफ से ना ही सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से किसी तरह का कोई निर्देश आया है कि सिविल एविएशन कब से शुरू होता है, लेकिन उसके बावजूद एयरलाइंस ने बुकिंग शुरू कर दी है। जून के पूरे महीने के लिए इंडिगो, विस्तारा, स्पाइसजेट, गो एयर जैसी तमाम एयरलाइंस बुकिंग ले रही हैं, पैसेंजर से पैसे ले रही हैं। जब हमने एयरलाइन से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो उनका ये कहना था कि चूंकि कोई बैन नहीं है, कोई डायरेक्टिव नहीं है 31 मई के बाद से, तो इसलिए बुकिंग ऑटोमेटिकली चल रही है और साथ ही अगर पैसेंजर्स का पैसा
आता है तो एक कैश रिजर्व होगा एयरलाइंस के लिए, एयरलाइन को चलाने के लिए। लेकिन डीजीसीए का ये साफ कहना है कि उन्होंने कोई इस तरह का डायरेक्टिव नहीं दिया है कि आप बुकिंग लीजिए, और उन्होंने साफ कहा है कि जब भी दोबारा से सिविल एविएशन शुरू होता है उससे पहले एयरलाइंस को सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा तैयारी करने के लिए। अगर आप एक पैसेंजर है और आप ये सोच रहे हैं कि शायद बुकिंग शुरू हो जाए, बुकिंग कराने में समझदारी है, तो हो सकता है आपके पैसे फंस भी जाए, खासतौर पे इसलिए क्योंकि अगर सिविल एविएशन 31 मई के बाद से शुरू भी होता है तो जरूरी नहीं है कि जिस रूट पे आप बुकिंग करा रहे हैं वो रूट भी चालू हो सकता है कि कई तरह के और रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएं। तो जैसा कि इससे पहले भी हुआ था लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 के दौरान की पैसेंजर्स के लाखों पैसेंजर्स के पैसे फंस गए थे, बाद में डीजीसीए को इंटरवीन करना पड़ा था और पैसेंजर्स को रिफंड के लिए आदेश देना पड़ा था। एयरलाइंस बजाय रिफंड देने के क्रेडिट शेल जैसी स्कीम ले रही है जिसमें कि आपको वही पैसा बाद में इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है कि सीधा रिफंड आपको ना मिले। तो इस वक्त हवाई जहाज की बुकिंग कराना समझदारी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो एयरलाइंस हैं वो बुकिंग उन्होंने अपने पोर्टल्स पे शुरू कर दी है। शुक्रिया रोहन, ये साफ करने के लिए कि इस वक्त अगर आप हवाई टिकट बुक कराते हैं तो अपने रिस्क पर बुक कराते हैं और उसके रिस्क प्रोपोजिशंस क्या क्या है। नौकरी पेशा लोग कंपनी बदलने पर अब पीएफ की तरह ग्रेच्युटी भी अपने साथ नई कंपनी में ट्रांसफर कर ले जा सकते हैं। उनको ये मौका मिल सकता है, किसी कंपनी में आप जितना समय काम करते हैं तब तक का ग्रेच्युटी आपको लेने का अधिकार मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक लेबर रिफॉर्म के तहत सरकार ने इस प्रस्ताव पर काम शुरू कर दिया है। प्रकाश प्रियदर्शी हमारे संवाददाता हमसे जुड़े हुए, प्रकाश से जानकारी लेते हैं। प्रकाश, ये किस तरीके से परिवर्तन किए जाएंगे और इनका क्या असर होगा? देखिए, ग्रेच्युटी का जो मौजूदा स्ट्रक्चर है और साथ ही साथ इसका फायदा उठाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का पालन करना होता है उसमें बड़े बदलाव की तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है। सोर्स हम ये बता रहे हैं कि अगले चरण का जो लेबर रिफॉर्म होगा उसमें काफी अहम हिस्सा होने जा रहा है। दरअसल श्रम मंत्रालय को जो लेबर यूनियंस है और साथ ही साथ जो इंडस्ट्री है उनकी तरफ से जो प्रस्ताव मिले हैं उस पर काम भी शुरू कर दिया है और देश भर के जो एम्प्लॉयर एसोसिएशन हैं उनके साथ जो पहले चरण की बैठक जो है वो भी की गई है। जो प्रस्ताव सौंपा गया है उसमें ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर किसी कंपनी में कुछ समय तक काम करता है उसके बाद नौकरी बदलता है तो पीएफ के ही तर्ज पर उसे इस बात के अधिकार मिलने चाहिए कि वो अपने जो ग्रेच्युटी की रकम है उसको ट्रांसफर कर पाए। ग्रेच्युटी का फायदा उठाने के लिए उसे किसी एक कंपनी में 5 साल तक काम करने की जरूरत ना हो। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के ही तर्ज पर ग्रेच्युटी का फायदा उठाने के लिए जो है अस्थायी कर्मचारियों के लिए भी ये जो न्यूनतम समय सीमा है उसको 1 साल कर दिया जाए। इतना ही नहीं, प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि जो ग्रेच्युटी का कंट्रीब्यूशन हो उसका स्ट्रक्चर बदला जाए और इसे पीएफ के तर्ज पर ही मासिक आधार पर किया जाए। इससे कंपनियों को यह फायदा होगा कि 5 साल में किसी कर्मचारी को एक मुश्त रकम देने के बजाय वो मासिक कंट्रीब्यूशन कर पाएंगी और उनके ऊपर एक साथ आर्थिक बोझ नहीं आएगा। साथ ही साथ इसे आवश्यक रूप से सीटीसी का हिस्सा बना दिया जाए। इससे ये कंपनियों के खर्चे में शामिल हो जाएगा और साथ ही साथ इसके ऊपर कंपनियां जो है टैक्स बेनिफिट भी ले पाएंगी। इसको ये भी कहा गया है कि इसको पीएफ ट्रस्ट में शामिल कर दिया जाए ग्रेच्युटी कंट्रीब्यूशन को और ईपीएफओ ही इसको हैंडल करे। सोर्स हम ये बता रहे हैं कि श्रम मंत्रालय ने इस मसले पर ईपीएफओ के साथ भी बातचीत शुरू कर दी है और सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में इस पर सहमति बनाने के प्रयास किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश, इस तमाम जानकारी के लिए। बड़े लेबर रिफॉर्म्स की तैयारी में है सरकार। बहरहाल सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक विशेष मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर लेकर आए हैं जिसका मकसद है निवेशकों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। अगर आपको कोई कहता है कि एक दिन में शेयरों में ट्रेड कर आप लाखों कमा सकते हैं तो आप थोड़ा सतर्क हो जाएं। बाजारों में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन निवेशकों के लिए है, ट्रेडर के लिए नहीं है। अपने निवेश लक्ष्यों के प्रति सजग रहें और एक मौलिक रूप से मजबूत पोर्टफोलियो बनाएं। एक बार निवेश करने के बाद अपने पोर्टफोलियो के साथ बार बार छेड़छाड़ ना करें। शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव आम है और जो लोग लंबी अवधि में निवेश करते हैं वे अधिक लाभ कमाते हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।